अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई कल टेलीविज़न पे एक ऐसी ख़बर चली कि उस ख़बर को देख के खुशी भी हुई, गुस्सा भी आया और फिर परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुई। कल पिंकी नामी एक ख़ातून जिसका नेटवर्क ना सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में फैला हुआ है। ख़ातून काम क्या करती हैं जनाब? ये कोक प्रोवाइड करती हैं, ये ड्रग्स प्रोवाइड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कराची में होने वाली बड़ी पार्टीज़ में, ना सिर्फ इन पार्टीज़ में बल्कि लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी ऐसे ड्रग्स सप्लाई करती हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा जो था ना वो तब चढ़ा जब पता चला कि जब छापा मारा गया और जब रेड डाली गई तो जहाँ पर करोड़ों रुपए के मुनशियात बरामद हुए, गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ, 2 बैग स्कूल बैग्स भी वहाँ से मिले, जिससे पता चलता है कि स्कूलों में भी अब ये ड्रग्स पहुँच गया है। तो यकीन माने जहाँ पर एक चीज़ की खुशी थी कि औरत पकड़ी गई जो कि कह रही थी कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। और अभी भी कल जिस तरह से वो चल रही थी ना, जो उसकी वॉक थी, उससे लग रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस पता चल रहा था कि वो आज नहीं तो कल तो वापस आ ही जाएगी, वो वैसे ही अपना काम करेगी। और आप, मैं, हम जितने भी लोग हैं, हम जितना भी शोर डाल दें, उसने सिस्टम के मुंह पे तमाचा मार के बाहर आना। और कल जो सिस्टम पे जो उसका एतमाद था, एक तो हमारा एतमाद होता है ना सिस्टम पे, जो कल सिस्टम पे उसका एतमाद था, जिस तरीके से वो चल रही थी, पता चल रहा था कि मैं तो बाहर आ जाऊंगी और तुम लोग फिर ऐसे पिटते रहोगे, तुम लोग की मैं नस्लें ख़राब कर दूंगी। कि जिस तरीके से वो औरत बोल रही थी कि मेरे पूरे कराची में अंधेर मचा हुआ है, लोग दोबारा भी पैदा होकर आ जाएंगे ना तो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, ये वो औरत बोल रही थी। तो मेरा खून खौल रहा था और मुझे ये खौफ भी आ रहा था कि मेरा बच्चा जो कि इसी सोसाइटी में बड़ा होगा, इसी मुआशरे में बड़ा होगा, मैं स्कूलों तक तो उसके पीछे नहीं जा सकूंगी, मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक तो उसके पीछे नहीं जा सकूंगी। एंड यू नेवर नो कि आपका और मेरा बच्चा, आपके मेरे घर वाले इस ड्रग से महफूज हैं या नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये दुआ कि अल्लाह पाक आपके मेरे प्यारों को इन तमाम तर ड्रग्स से दूर रखे, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस से कहती ना कि मैंने अंधेर मचा दिया, हम अपने आसपास ऐसे कितने केसेस भी ओवरडोज के सुन रहे हैं। बस अल्लाह पाक आपके, मेरे, हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारी ख़वातीन को, हमारे मर्दों को इसी तमाम तर लानतों से दूर रखे। और अल्लाह पाक ऐसे मनहूस लोगों को, ऐसे वैशी लोगों से हमारे मुआशरे को महफूज रखे। और वो सिस्टम जो ऐसे लोगों को प्रमोट करता है, अल्लाह पाक ऐसे सिस्टम को नीस्तो नाबूद कर दे। क्योंकि हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ पर्सनली तौर पे कि ऐसे लोग, ऐसे तमाम ड्रग डीलर्स जो हमारे मुल्क के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को टारगेट कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको नीस्तो नाबूद करें, इनको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यकीन मैंने सबसे ज़रा मुझे दुख तब होगा, सिस्टम से एतमाद मेरा तब उठेगा जब मैं देखूंगी कि यही बाइज़्ज़त तौर पे बरी होकर बाहर भी निकलेंगे, अल्लाह ना करे, और उसके बाद फिर वही करेंगे जिसने उसने कहा कि मैंने अंधेर मचा दिया। अल्लाह ऐसा दिन कभी ना लेकर आए कि आपके और मेरे बच्चे गैर महफूज हो जाएं सिस्टम की वजह से। आज का मेरा शो आपको मालूम है आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को आपको पता होता है कि मेरे साथ कौन लोग मौजूद होते हैं। मेरा एक्सपर्ट का यहाँ पे पैनल मौजूद होता है और तमाम तो लोग बड़ी बेसब्री से आज के दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भाई चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या आपके घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, आपको पता है कि भाई आज के शो में आपको उस मसले का हल मिल जाता है। और आज भी जो मेरा शो है वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो कि आपके मेरे घरों में लाजमी तौर पर मौजूद होती है। जब हम ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, हम और कुछ लेना लें, हम सबसे पहले तो हमारा हाथ इसकी तरफ जाता है, और जब हम अपने घर वो ले आते हैं तो हमें पता है कि भाई हाँ, अब हम जब दिल चाहे बड़े खुशी से, इत्मीनान से, मुतमईन होके इसका अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। अब आप सोचेंगे मदिया सी क्या चीज़ की बात कर रही है? मैं बात कर रही हूँ दाल की। किसी दिन जब मैं घर जाऊँ ना और मुझे घर में दाल चावल खाने को मिल जाए, मैं कहती हूँ भाई वाह, मेरी तो ईद हो गई। और साथ में वो अच्छी सी कचूमर सैलड भी हो और अचार भी। और हर घर के ना दाल चावल डिफरेंट होते हैं। सो आपने मुझे बताना है कि जब आपके घर में दाल चावल बनती है तो साथ में क्या लवाजमात होते हैं, आपकी क्या खट्टी वाली दाल बनती है? क्योंकि मैं तो पंजाबी हूँ, हमारे यहाँ पंजाब घरों में दाल जो है वैसे नॉर्मल मिर्च मसाले से बनती है, जो लाल मिर्च होती है, नमक होती है, वो डलती है। लेकिन जो इनमें तड़का लगता है ना, भगार भी नहीं कहते, जो तड़का लगता है ना वो होता है देसी घी का, जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो आप लोग भी बताएं जनाब कि आपके घर में दाल बंदी कैसे बनती है। बट दिस शो इज़ नॉट अबाउट दाल चावल, दिस शो इज़ अबाउट जो डिफरेंट किस्म की दालें हम अपने घरों में लेकर आते हैं, किस दाल का कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी दाल ब्यूटी के लिए बहुत अच्छी, कौन सी दाल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आज
पैनल मेरा इसी वाले से बात करेगा। जी जनाब, तो आज मेरे पैनल में बहुत अरसे के बाद हमारे साथ शामिल है हकीम आगा अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिजाज बखैर? इतने अरसे के बाद आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है, तो वेलकम टू माई शो। हमारे साथ मौजूद हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस आप हमारे साथ होती हैं वेडनेसडे को, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फाजिल जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। प्यारी प्यारी लेडीज़, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, मैंने बात कर ली शो के आगाज़ में दाल चावल की, तो आगा साहब जैसे आपके घर में दाल चावल बनता है तो फिर आपके घर में उसकी क्या डेकोरम है कि जब दाल चावल बनता है तो उसके साथ कौन कौन से लवाजमात पेश होते हैं? पहली चीज़ तो अर्ज़ करूँ कि दाल में हमेशा प्रोटीन होता है और उसको जज्ब करने के लिए कहीं चावल की कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। प्रोटीन को हजम करने के लिए चावल की कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। जो दाल चावल आप कह रही हैं ना कि पंजाबी दाल चावल, नहीं पूरे बड़े आप कहीं हर एक की जो मैनेजमेंट है वो अलग है। हाँ नहीं, हाँ एग्जैक्टली, पंजाब में थोड़ा सा वो और टाइप की बनती है, हर जगह डिफरेंट टाइप की दाल चावल बनती है और बनती ज़रूर है। अच्छा, लेकिन ये तो जिन्होंने कॉम्बिनेशन बनाएगा उनको भी नहीं पता होगा कि वो प्रोटीन को हजम करने के लिए चावल का होना ज़रूरी है। बहरहाल इस बात को मैं नहीं बोल सकता, हाँ। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि हम जिस तरक्की का आज नाम लेते हैं वो तरक्की बहुत पहले से बहुत कुछ हो चुकी थी, क्योंकि मैं रिवायतों का बंदा हूँ और रिवायत की बात करता हूँ, तो इसलिए। बहरहाल आपने जो सवाल किया, दाल चावल के साथ हमारे यहाँ जो आम तौर पर बनती है वो बनता है कचूमर सैलेड ना। हाँ। कचूमर और सैलेड में फ़र्क ये है कि सैलेड को आप लेकर चबाते हैं, कचूमर जो है ना वो बिल्कुल बारीक कटा हुआ होता है, उससे एक तो टेस्ट बढ़ जाता है, नंबर एक। नंबर दो है कि दाल चावल में हमारे यहाँ तस्वुर है कि विटामिन सी ज़रूर होना चाहिए, तो वो जो कचूमर होता है उसमें नींबू की मकदार होती है ताकि उसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। फिर बहुत सारे लोग जो है इसके साथ दो चीज़ें पसंद करते हैं, तली हुई मिर्चें। अब मिर्चों के तीन तस्वुर हैं। पहला तस्वुर तो है कि मिर्चों को इसी तरह तल लिया जाए मसाले के साथ। कुछ तस्वुर ये है कि मिर्चों को काट के उसके बीच में मसाला भरा जाए, उसके बाद उसको तला जाए। तीसरा तस्वुर ये है कि मिर्चें होती हैं दही वाली मिर्चें, वो दही में डाल करके नमक के साथ उसके बाद उसको निकाल के सुखा लिया जाता है। ये इंडियन कल्चर है और उस मिर्च को तलकर वो उसके साथ इस्तेमाल होती है। फिर दाल चावल का तस्वुर कहीं ना कहीं या हरी मिर्च या अचार के साथ ज़रूर है, यानी वो दाल के जो खाने के अंदर जो एक टेस्ट का डेवलप होना है, हम तो कहते हैं वो टेस्ट का डेवलप होना है, लेकिन मैं शायद इसको थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में लेता हूँ। वो ये कि जितनी भी दुनिया में खट्टी चीज़ें हैं वो सब जो है वो तेजाबियत हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं एसिड खटाई डालते हैं। अल्लाह का निज़ाम उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए सलाइवा पैदा करता है ताकि ये एंटी एसिड जो है उसके लिए काम करे। चुनाचे जितनी भी अचार, चटनियाँ, प्याज, कचूमर, ये सारी चीज़ें हैं, ये असल में हमारे सलाइवा ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए होती हैं ताकि हजम का पहला केमिकल हमेशा बेहतरीन हो ज़्यादा। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके यहाँ कैसी बनती है बिल्किस साहब? चित्राली, अगर मैं दाल चावल की बात करूँ तो अल्लाह, चित्राली दाल चावल तो बहुत सादे होते हैं। बहुत सादे। तो उसमें क्या सिर्फ दाल चावल बनती है या कुछ साथ में और लवाजमात? हमारे यहाँ तो देखें दही या लस्सी का कॉम्बिनेशन होता है कि वो आप रखें। दाल चावल हमारी रिवायत में नहीं है, की रिवायत नहीं है हमारे इसमें, तो बस जो देसी घी या जो वो सब्जियां वगैरह, हमारा ये है कि ज़्यादा उबला हुआ, लेस इज़ मोर, बहुत सारी चीज़ें उसमें डालना नहीं। तो आप लोग ज़्यादा मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, मसाला जात का? अगर रिवायत की बात करूं तो नहीं करते, लेकिन अब जाहिर सी बात है हर कोई हर चीज़। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ तो हमारे यहाँ ये होता था कि दाल चावल बनता था, उसके साथ पापड़ मिलते थे, सारा गुजराती टाइप का होता था, उसके साथ कचुम्बर मिलता था, उसके साथ है ना लहसुन की चटनी मिलती थी, लहसुन और काली जो लाल मिर्च है ना उसकी चटनी बन के वो मिलती थी। वो आज तक मेरे घर में बनती है वो, और सिल्वर टिप है। आप बता रहे हैं, मैं तो मुंह में पानी आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कैसी होती है? हमारे यहाँ भी इसी तरह होती है जैसे साहब ने बताया कि दाल चावल प्लस कचूमर, उसके साथ लेमन, टमाटर, सारी मिक्स सैलड जो होता है। और देखिए इसमें होता ये कि जैसे आगा साहब कह रहे हैं ना कि चावल और दाल का कॉम्बिनेशन वो बेसिकली एक कंप्लीट मील हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं तो उसमें एक आ जाता है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते। तो जब आप कंबाइन कर देते हैं ना, जैसे चावल से भी आपको कुछ ना कुछ प्रोटीन मिल रहा है, फिर दाल है, अगर वो दाल एक दो किस्म की हैं तो वो आपको कॉम्बिनेशन मिल गया, फिर आपने दही ऐड कर दिया, लेट से दिया रायता या दही, तो वो एक कंप्लीट मील हो जाता है। जैसे आप बच्चों को देखें ना, देते हैं कि हम अगर उनको कंप्लीट मील देना हो तो आप ऐसे खिचड़ी या दाल चावल, जी जी, तो ये एक बहुत अच्छा यानी एक न्यूट्रिशियस सोर्स है
अब आपने कॉम्बिनेशन ऐसे रखना है कि चावल जो है, जो लोग वेट कॉन्शियस हैं वो चावल की क्वांटिटी कम खाएं और फिर दाल के साथ उसको कंबाइन करके और ज़्यादा सा सैलेड खाएं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम टू लूज वेट ऑल्सो। अच्छा, मैं तो थोड़ी दालों के नाम पे ना फिर थोड़ी कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ, पता नहीं क्यों बचपन से ऐसा, लेकिन वो जब काली दाल चावल ही बनती ना तो वो तो मैं कहती हूँ अगर घर में काली दाल चावल है इसका मतलब है कि आज तो बहुत ही अच्छा मूड है ना, आज घर में कुछ शहाना फील करना चाहती थी। और हमारे घर में ना काली दाल चावल के साथ बनती है, हमारे वो शेफ़ आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है कि वो फ्राइड भिंडी होती है मसाले में और वो फिर रायता बना के ना फ्राइड भिंडी को उसके ऊपर रखते हैं और फिर वो काली दाल चावल के साथ खाया जाता है। वो इतना अच्छा, वो मैंने भी ज़िंदगी में कुछ सालों पहले ही वो ट्राई किया, तो वो आगा साहब वो इतने मज़े का टेस्ट आता है, वरना हमने तो काली दाल चावल उसको बस अलहदा से वही कचूमर सैलेड भी उसके साथ ले ली, थोड़ी सी अगर जैसे मैं दही पसंद करती दही डाल दी, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर फ्राइड भिंडी, बहुत सारी जगहों पे दाल चावल के साथ फ्राइड भिंडी बिल्कुल सिंधी जैसे इस कल्चर में बहुत ज़रा पसंद की जाती है और चाट मसाले में करके और बेसन में करके रख देते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बनती है भिंडी। बहुत फ्राइड भिंडी दो किस्म की, एक तो डायरेक्ट छोटे छोटे पीसेस करके फिर उसको फ्राई किया जाए और फिर उसके साथ लिया जाए। दूसरी एक नई भिंडी को मैंने देखा, वो भिंडी ऊपर से उसका सर काट के उसको बीच में से दो कर लेते हैं जी जी, और उसके बाद उसे फ्राई करते हैं और आखिर में जैसे आपने फरमाया उसमें लीमू और चाट मसाला डाल करके खाते हैं। क्रिस्पी भिंडी होती है बेसिकली ना, जो अक्सर जो थाल बेसन में थोड़ा सा उसको चाट मसाला के साथ ना बेसन में उसको करते हैं। जी जी बिल्कुल। मुझे पता है, अच्छा आगा साहब जैसे कहते हैं कि जी दालों में बेइंतहा प्रोटीन है, दाल है ही प्रोटीन, सो क्या ये दूसरे गोश्त का जो हम रेड मीट खा रहे हैं, दूसरा मीट खा रहे हैं, क्या ये उसका नेमुल बदल हो सकती है? बड़ी हद तक हो सकती है, लेकिन इस प्रोटीन के लिए मैं आपसे दो तीन चीज़ें अर्ज करूँ। प्रोटीन लोग शेक पीते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनके लिए दाल से अगर वो प्रोटीन लेना चाहें तो बहुत अच्छी डिश है, उसका नाम है कड़ी, पकौड़े कड़ी। कड़ी पकौड़ा। अब आप देखिए दही जो है उसके अंदर प्रोटीन है, कोई इनकार कर सकता है? बेसन में दही प्रोटीन है। जब हम बेसन के पकौड़े बनाकर दही की कॉम्बिनेशन के साथ कड़ी बना रहे हैं तो आप यकीन कीजिए इसको कोई शख्स चमचे से खा रहा है तो ये कंप्लीट प्रोटीन डाइट है। दही जो है एनिमल प्रोटीन है और जो दालें हैं या दाली का आटा होता है तो वो आपका वेजिटेबल है, तो कॉम्बिनेशन मिलके वो कंप्लीट कर देता है। क्या बात है। मैं चाहूंगी बिल्किस सपा आप किचन काउंटर में चले जाएं और हम फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बेसिकली इसमें फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप सिर्फ गोश्त खाते हैं उसमें फाइबर नहीं होता, लेकिन जब आप दाल खाते हैं तो यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन एज वेल एज फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, तो वो आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है, गट के लिए भी अच्छा होता है और ओवरऑल आपको बहुत बेनिफिट्स दे रहा होता है। तो ये जो बिल्कुल प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं ना कि सिर्फ गोश्त ही खा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। कॉम्बिनेशन में होना चाहिए हमेशा, ये सत्यानाश कर देगा आपके पेट का। जी बिल्कुल साहब, पहली चीज़। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ मैं अक्सर आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि जो अच्छी चीज़ होती है वो आपको पंसार से मिलती है। अच्छा है कुलत्ती की दाल। कुलत्ती की दाल, हाँ, कुलत्ती की दाल आपके किडनी स्टोन को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। वैसे ही बच्चों की भी बहुत अच्छी ग़िज़ा हो सकती है। दिखा भी दीजिए। हाँ श्योर। ये कहाँ से ऐसे आ रहा है? जी जी ठीक है, ये कुलत्ती की दाल है। वैसे ये जो है इसको बहुत भिगोना पड़ता है, उसके बाद उबालना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों की टेंडेंसी होती है कि किडनी में स्टोन बनती रहती है, बाज़ लोगों की टेंडेंसी होती है, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट दाल है कि इसका 1 चम्मच लेके आपने 1.5 लीटर पानी में आपने डालना है। 1.5 लीटर पानी में 1 से 2 बड़े चम्मच जैसे डाल दें, रात भर भिगोएं, उसके बाद इसको अच्छी तरह उबाल कर पूरा दिन वो पानी पिएं। आजकल खरबूजे का सीज़न है तो खरबूजे के छिलके भी आप डाल दें। सही है। इसको साफ़ करके, सब जैसे तो मैं बताने के लिए आपको यहाँ रख रही हूँ, लेकिन आप इसको साफ़ करके, ये कुलत्ती की दाल बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है कि आप वैसे तो इसको कबाब में भी डाला जा सकता है, इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ की जो अच्छी चीज़ है आपको पंसार से कलील मिकदार में मिलती है। ग्राम हॉर्स कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये दाल होती है, इसका इस्तेमाल कीजिए। ख़ासकर वो जिनको किडनी के मसाइल रहते हैं, उस मसाइल में एक मसला जो आपके किडनी में स्टोन होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हड्डियों के लिए माश की दाल।
और जिनको हड्डियों के लिए माश की दाल, जी हड्डियों के लिए माश की दाल। और जो जैसे बच्चों को रिकेट होता है ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दही मक्खन ये सब खाने की ज़रूरत है, तो आप ये कर सकते हैं। इसका वैसे लेप भी बन के लगता है कि पहले आप माश की दाल को भिगो दें, भिगोने के बाद आप इसको ग्राइंड करें, हल्का सा जो है हल्दी के साथ देसी घी में हल्का सा भून लें। उसके बाद इसमें दूध डाल के अच्छी तरह पकाएं इसको। जब ये खोए की तरह बन जाएगा ना, जी जी सही है, गाढ़ा सा, हाँ गाढ़ा सा बन जाएगा, 1 चम्मच जो है ना उसको दूध में मिला के भी आप जो है इसमें में दही बड़े भी आ रहे हैं, आपने माश की दाल, हाँ 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 माश की दाल के बड़े बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। लेकिन हड्डी जोड़ बहुत अच्छा होता है। ओके, अच्छा, इसको जिस तरह मैंने बताया इस तरह करके बिल्की साहब, जो हम वो दही बड़े खाते हैं तो दही बड़े भी अच्छे हमारी हड्डियों के लिए, बहुत अच्छे हैं, प्रोटीन दोनों आ गए, प्रोटीन दोनों। तो हमने ये तो कभी नोट ही नहीं किया कि सेहत के लिए अच्छा है। कढ़ी की मैं बात कर रहा था, उसी को तब्दील कर दीजिए, दही बड़े कर लीजिए, वही दही का प्रोटीन, वही दाल का प्रोटीन। और माश की दाल का मतलब वो जो बात फरमा रही है कि उसमें बंधने की सलाहियत, अटैचमेंट की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। तो जिनके जैसे होते हैं ना कि बच्चे चलते चलते हड्डियां कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से रिकेट जैसे गिर जाते हैं, तो उनको जिस तरह मैंने बताया अच्छी तरह भून के सब करके, फिर वो जो है ना आप दूध में 1/2 टीस्पून से शुरू करें, दूध में डालकर आप जैसे दूसरी चीज़ें देते हैं, तो एज ए सप्लीमेंट आप माश की दाल का देकर देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और फिर लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, लगाने के लिए जैसे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या आपको हेयर लाइन आ जाती है, जी, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होने के बाद भी हर सर्दियों में वो दर्द कहता है वापस आ जाती है। तो उसके लिए ये कि इसी तरह जो आपने बनाया है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो माश की दाल जो आपने बनाया है, जैसे आपने पीस ली, जैसे मैंने बताया कि पूरा हो गया, उसके बाद आपने इसमें अंडे की जर्दी कच्ची डालनी है, हल्का सा उस घी के साथ, देसी घी के साथ, और उसको कॉटन पे रखकर जहां आपकी हड्डी वगैरह टूटी हुई है वहां लगाकर बैंडेज कर दें, रात भर लगे रहने दें। या ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, टखनों में दर्द जैसे होता है, तो प्लीज ये कीजिएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। रात को आप जैसे बैंडेज के साथ बांध के रखें और आप सुबह देखें, 1 दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। जैसे मैंने माश की दाल 21 दिन में भी 21 दिन, हाँ 21 दिन आप कीजिए, अपनी अद्वियात नहीं छोड़िए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, उसके साथ ये जो है नाश्ते के बाद ये जो आपने बनाया है ये इस्तेमाल कीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आ जाते हैं ये मूंग और मसूर की दाल। जी यकीन कीजिए ये मूंग और मसूर की दाल जो है ना वो स्किन को चमका दे। और कैसे चमकाएगी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको कराऊंगी इंतजार, ताकि मैं कह तो सकूं कि ये मूंग और मसूर की दाल ब्रेक के बाद बताऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा वालेकुम अस्सलाम, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्किस हमें बता लीजिए कि जो मुहावरतन अब कहते हैं कि भाई ये मूंग और मसूर की दाल, अब वही मसूर की दाल उसी मुंह पे आप लगा के लश्का पशका सकते हैं, पर कैसे, ये डॉक्टर बिल्किस हमें बताएंगी। जी बिल्किस साहब। जी, आपने सबसे पहले जो मसूर की दाल है इसको आपने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, ठीक है। पीस के पाउडर बनाया आपने, और फिर आप कंज्यूम कितना करना चाहते हैं, चेहरे पे या हाथों पे, उसी हिसाब से। जैसे मैं मिसाल दे रही हूँ, 1 चम्मच मैंने ये लिया तो 2 चम्मच दही, ठीक है। इनको मिक्स करके रख लें आप आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद जब ये बिल्कुल दाल इस दही में फूल जाएगी ना, तो आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी। फिर इस क्रीम को आपने जो है चेहरे पे लगाना है। लगाना कब है? आपने लगाना है रात को अच्छी तरीके से। इसमें ब्लीचिंग एजेंट भी तो होता है ना इसमें, हाँ, दाल में, इसीलिए ना कि रात को लगाना है, लाइट से बचना है। रात को लगाया आपने 10 से 15 मिनट के लिए शुरू में, और उसके बाद जो है ना आपने सादे पानी से, ठंडे पानी से चेहरा धो लिया। और अगर आपको स्किन खिंची भी लग रही है तो कोई भी माइल्ड ऑयल जो आपको सूट करता है आप वो लगा लें, या विटामिन ई ऑयल जो है ना वो लगा लें और सो जाए, ठीक है। अच्छा, ये हफ्ते में आपने 2 दफ़ा करना है, ठीक है। और बाकी जो मूंग की दाल है इसमें होता है ब्लीचिंग एजेंट। आप मूंग की दाल किसी भी बर्तन में बनाते हैं ना, तो आप उसमें जाग आपको नजर ऊपर सारा जाग नजर आ रहा होता है। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, दालों पे पॉलिश हुआ होता है, तो प्लीज़ आप जो है ना दालों को पहले भिगोएं, जिस पानी में भिगोएं उसको फेंक दें,
और फिर दाल के ऊपर एक गंदा मटियाला सा जो आ रहा होता है झाग, आप उसको भी जो है ना फेंक दें। ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दालों को अच्छी तरह धोएं। और दूसरा फिर ये जो मूंग की दाल है ना, ये वैसे चेहरे के लिए अच्छा होता है, आप इसको एज अ मतलब के डिटर्जेंट अपने चेहरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पानी में डालें, ज़रा सा शेक करें, उसके बाद अच्छी तरीके से चेहरे को धो लें। ये चेहरे को धोने के लिए, इवन दो कि सर को धोने के लिए, ये जिनका स्कैल्प बहुत ऑयली होता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आप इसको बिल्कुल टैल्कम पाउडर बना के रख के, आप जो शैम्पू यूज़ करें ना, इसको पहले पानी इसका उबाल के और वो वाला पानी जो है ना अपने शैम्पू में इस्तेमाल करें। अगर आप ये करेंगे ज़रात आपके बालों में रह जाएंगे, फिर बोलेंगे डॉक्टर बिल्किस ने बोला था, अब मैं कैसे कंघी करूं। मैं तो ये सोच रही हूँ आगा साहब, ये तो ब्यूटी पार्लर तो हमारे किचन में मौजूद है, दालों की सूरत में हमें पता ही नहीं है। नहीं पता तो है, हमने इग्नोर कर दिया। हाँ, ये हमारे बड़े बुजुर्ग को पता होगा, हमने इग्नोर कर दिया, हम तक आए नहीं। बेसन, दही और अंडा, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बालों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ, मेरी अम्मी वो जो कहती है बाल वॉश करते। अब जो प्रोटीन ट्रीटमेंट हम आर्टिफिशियल ले रहे हैं, वो अल्लाह ने क्या बनाया हुआ प्रोटीन ट्रीटमेंट था। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप देखिए इस वक्त जो है के ब्यूटी ने पूरी दुनिया को जो है वो कैप्चर कर लिया है, कोरियन ब्यूटी ने। जितने उनके हेयर केयर प्रोडक्ट हैं, और बाकायदा अब मूंग बीन अलहदा लिखा हुआ आता है, मूंग बीन इन्फ्यूज्ड क्रीम, सिरम्स, हेयर सिरम्स, आपके सारे मूंग बीन इन्फ्यूज। एक उन्होंने उस इंग्रेडिएंट को इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि पूरी दुनिया जो है मूंग की दाल की जो है चलाई हुई है। मतलब उनकी दाल जो है, उनकी दाल गल गई, उनकी दाल गल गई, उनकी दाल नहीं। मैं आपको बताऊं, कोरियन ब्यूटी ने जो है जो किया है ना, बेसिकली वो जो कैप्चर किया है वो सारी पुरानी जो मुसलमानों की ईजाद जो हमारे घर, हमारे हाउस होल्ड में यूज होती थी, उनको स्पेसिफिकली एक टर्मिनोलॉजी यूज करके ना उसको हाइप क्रिएट करिए और मार्केट कैप्चर। अच्छा बल्कि सब मैं देखती हूँ लोग जो कोरियन ड्रामास की बहुत फैन होते हैं ना, मैं अब देख रही हूँ कि हाँ भी जो अगर हीरो आ गया तो हीरो की ये आईलाइट सर्जरी भी, रिमूव सर्जरी भी है, उसके होंठों में भी फिलर्स ऐड हुए हैं, उसकी नाक की भी सर्जरी हुई है उसकी। तो मैं कहती हूँ कि भाई ये इतनी फेक ब्यूटी है, मतलब अगर देखा जाए, और लोग पागल, और लोगों ने उसको स्टैंडर्ड बना लिया है। हाँ। अच्छा उसमें ये है कि वो खाते क्या है ना, यू आर व्हाट यू ईट, वो खाते क्या है वो भी तो आप देखें। और इतने फिल्टर्स के बाद वो आपको नजर आते हैं ना, विदाउट फिल्टर आप उनको देख लें तो आप खुद भाग जाएंगे, ठीक है। तो अब ये है कि बालों के लिए चने की दाल बहुत अच्छी होती है, जैसे आगा भाई ने बताया कि उसमें आप जो है अंडा दही मिक्स कर लें, या मेरा जो तरीका है, मैं ये कहती हूँ कि चने की दाल को दूध के साथ आप ब्लेंड करके, जैसे दूध के साथ इसको भिगो दें, ये दूध में ही जैसे दूध पी लेगा, जितना दूध इसने पीना है पी लेगा, पूरे चने आपके बिल्कुल जैसे फूल जाएंगे। जी। उसके बाद आप इसको हल्का सा जो है ना ग्राइंड करें, फिर इसको सुखा लें। ये आपका बेहतरीन जो है ना स्क्रब तैयार हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपने जो है बॉडी स्क्रब भी इससे कर सकते हैं, चाहे तो इसमें कॉफ़ी मिला लें, वो आप सर पे भी कर सकते हैं। सर को भी स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है, बॉडी को भी स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। तो आप हफ्ते में एक दफ़ा ये चने की दाल जिसको आपने इन्फ्यूज़्ड किया है मिल्क में, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब पता नहीं इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और इससे कोई ऐसी चीज़ है जिसको बोलो कि बहुत महंगी चीज़ है, पता नहीं कौन सी आप कहाँ से उठा के लेकर आ गए, नहीं, सब चीज़ें किचन में है। जी बिल्कुल। और देखें सोयाबीन, गोभी दाल है, बहुत सारे ऐसे दाल हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हम तो उसकी बात ही नहीं करें। हाँ। हम तो उसकी बात करें जो आप रोज़मर्रा की ग्रॉसरी आप लेकर आते हो, उसमें से आप एक चम्मच तो अपने ब्यूटी के लिए निकाल ही सकते हैं, है ना। ये मैं बता दूं कि जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं या जो नेचुरल चीज़ों में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत से नहीं भागेगा तो वो इन चीज़ों से ही अपनी ब्यूटी को बरकरार रख सकता है। उसके लिए दूसरी चीज़ इंटरनल हेल्थ, इंटरनल ब्यूटी के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और इनको खाना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक बात मैंने वाकई देखी, इंटरनल हेल्थ जो पॉजिटिविटी वाली बात है ना, वो गेम बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ कोई सीरम बीट नहीं कर सकता। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके चेहरे पे ना एक वाकई डिफरेंट ग्लो आता है। और मैं ये कहती हूँ ना मदिया, बहुत अच्छे कॉलेज आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं अपने मजहबी इबादत जरूर कीजिए। हाँ। मतलब कि उससे भी आपके मेडिटेशन से भी आपको फर्क आता है। तब
तब आपको कंप्लीट ब्यूटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ये मूंग और मसूर की दाल लगा लें और आप बोलेंगे वाह वाह, ये नहीं हो सकता। अब आपकी बिल्कुल हो गई आप आ जाए डॉक्टर बतूल अशरफ, आप चले जाएं। आप मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सी ऐसी दाल है जो कि ओवररेटेड है और कौन सी ऐसी दाल है जो अंडररेटेड है? अच्छा देखिए, नॉर्मली जो दालें हैं वो मूंग मसूर है, माश है, चना है, ये तो बहुत कॉमनली कंज्यूम्ड है। कुछ दालें जो कि हुआ करती थी लोगों के घरों में इस्तेमाल, जैसे अरहर की दाल है या फिर छिलके वाली मूंग की दाल है, जी जी, या फिर जो खिचड़ियों में बन रही है, खिचड़ियों में डलती है। लेकिन अब ये ट्रेंड बड़ा कम हो गया है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि दालों में प्रोटीन होता है, बल्कि इसमें जो ना मिनरल्स का भी पैक होता है। नहीं, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। इसमें आपको मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, पोटाशियम रिच होती हैं। इसके अलावा फाइबर बहुत अच्छा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी जो लोग डायबिटिक्स हैं उनके लिए बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं कि उनको एक, अक्सर लोग जो आटे में, जैसे आटे के अंदर मिक्स कर देते हैं दाल का आटा को, यानी जो मल्टी ग्रेन जिसको आप कहते हैं, उसमें दालों को भी ऐड किया जा सकता है। छिलके वाली मूंग की दाल है, उसको आप गंदम या जौ के आटे के अंदर मिक्स करके उसकी रोटी बनाएं और वो डायबिटिक्स लोग आसानी से खा सकते हैं। उसका थोड़ा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली देखिए, वैरायटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर किस्म की दालों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली वैरायटी लोगों की डाइट्स में नहीं होती। जैसे अगर कोई एक दाल खाता है, कुछ लोग तो दाल ही नहीं खाते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि हम दाल नहीं खाते, हम सिर्फ गोश्त खाते हैं, वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो ऐसा नहीं है कि आपने गोश्त नहीं खाना है, आपने कॉम्बिनेशन में खाना है इन ऑर्डर टू गेट एवरीथिंग। बिल्कुल। तो जितनी वैरायटी होगी, जितनी दालों की वैरायटी आप कंज्यूम करेंगे, इतना ही आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। सही बात है जी। डॉक्टर बतूल अशरफ, पहली चीज़, अच्छा मैं सबसे पहले बता रही हूँ, झाइयों का मसला बहुत ज़्यादा होता है और इस मौसम में जब आप क्रीम्स लगाते हैं तो पसीना बहुत आता है, सब कुछ। और डॉक्टर साहब मैं भी बात करना चाहती थी, मैं अक्सर लोगों की झाइयाँ देखती हूँ तो फिर पता, उनके चेहरे को देख के पता चल जाता है कि इन्होंने रंग गोरा करने वाली क्रीम बेतहाशा लगाई है। फार्मूला क्रीम जो है वो आपको चीख चीख के बता रही होती है कि मैंने चेहरे पे लगाया हुआ है। हाँ। तो उसके बाद जो आपके रिंकल्स पड़ते हैं और जो झाइयाँ होती हैं वो इतनी एविडेंट होती हैं कि दूर से भी लोग देख कर बता सकते हैं कि ये जी फार्मूला क्रीम से पड़ी हुई झाइयाँ। अच्छा, उसको फार्मूला क्रीम की जो झाइयाँ होती है ना, उसके लिए आपको अंदर से इनटेक अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इनटेक में आप क्या क्या करेंगे, आयरन का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, फेरेटिन जो है अपना 100 पे रखना है, उसके बाद विटामिन सी का इस्तेमाल, विटामिन ई का इस्तेमाल, जो कि अंदर से कोलेजन इंडक्शन कराएं। सारे फ्रूट्स इस वक्त अवेलेबल हैं, सब में ये चीज़ें मौजूद हैं। जो जो चीज़ें आपकी कम है, अगर आपको आयरन लगता है कम है तो आप लाल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि अंदर से जो है आयरन की कमी सही हो। जितनी जल्दी कोलेजन इंडक्शन कराएंगे उतनी जल्दी ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जो इस वक्त मैं आपको जेल बनाना बता रही हूँ, इस वक्त मार्केट में 6000 9000 का है और आप इससे इजीली, अभी हमने बात करी कोरियन प्रोडक्ट्स की, और ये सेम फार्मूला बता रही हूँ, आप घर में बनाइए, आराम से लगाइए और अपने पैसे बचाइए। और लिटरली जब आप इसे, क्योंकि ये जेल बेस्ड होगा इसलिए इससे आपको पसीना नहीं आएगा, इट गेट एब्जॉर्ब। ओके। तो आप खुद 6 वीक्स में देखेंगे कि झाइयाँ अंदर से ख़त्म होना शुरू हो रही हैं। लेकिन बात यही है कि इसके साथ साथ इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है खाने में, ताकि अंदर से कोलेजन इंडक्शन अच्छी हो। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि दाल में कोलेजन भी होती है। जी, तो कोलेजन एग्जैक्टली। ये देखिए क्या महंगी महंगी चीज़ें आप गमीज खरीद रहे हैं कोलेजन की। ठीक है ना, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वो लोग जिन्होंने चीटा करने वाली क्रीमें लगा लगा के अपने मुंह का सत्यानाश कर दिया, और मैं सिर्फ ये ख़वातीन को नहीं कहूँगी, हमारे मर्द हजरात भी, आप अपने जो जेंट्स सैलून जाते हैं वहाँ भी जाके वो आपको सफ़ेद रंग का कुछ लगा के बैठ जाते हैं ना, चूना से लगा के बैठ जाते हैं, उसके अंदर ऐसा ब्लीचिंग एजेंट होता है। फिर जब आप बाइक पर बैठते हो, वो मेरा भाई बाइक को किक लगाता है, फर्राटे भरते हुए जाता है ना, वो सूरज अपनी थपेड़ों से उनका मुँह कर देता है स्याह, और यही फिर पैदा करती हैं आपके चेहरे पर फ्रेकल्स और झुर्रियाँ। तो भाई, और ख़वातीन भी जो चिटा करने वाली क्रीमें लगाने के बाद किचन में खाने पकाती हैं, फिर आपकी रंगत तो ख़राब होनी है, वो ख़वातीन लिटरली पिटरी होती है, नज़र आ रहा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, आंखों के अलावा नज़र आ रहा होता है, स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं। बिल्कुल। और इतने अच्छे से डॉक्टर बतूल हम बात भी करें, लेकिन मजाल हो लोगों के कानों पे जूं भी रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये हमने जेल हमारा ब्रेक में रेडी हो चुका है। इसमें मैंने शामिल किया 1 चम्मच
माश की दाल, 1 चम्मच हमने लिया था अलसी, साबित अलसी, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था 1/2 टीस्पून जेलेटिन पाउडर, ठीक है। अच्छा, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर झाइयाँ हो, ब्लैक कलर के पिगमेंट्स हो चुके हो, वो इस आखिर में जब जेल बन चुका हो तो आपने 1 चुटकी बिल्कुल इसमें शामिल करना है हल्दी। हाँ, बस इसको हमने यूँ मिक्स कर लिया, देखिए बिल्कुल इतना सा। अब आप, मैं बता रही हूँ ये जेल देखें आप कैसा बना है। ये सिर्फ हम इसके पैसे देते हैं, हाँ। ये हम इसके पैसे देते हैं, ये चिपके, ये जो चिपकन होती है ना, इसके पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। ये प्योर हाइलोनिक एसिड की फॉर्म बन गई है, फॉर्म ऑफ प्योर हाइलोनिक एसिड। आप सोचिए हाइलोनिक एसिड जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से पूरी दुनिया में मिलता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट फॉर्म बन चुकी है। जितने फ़ायदे, माश की दाल जो है ना वो बहुत अंडररेटेड है, इसके बहुत फ़ायदे, ठीक है। अब जो है तकरीबन दुनिया में जितनी स्किन केयर है, मूंग की दाल और माश की दाल शामिल की जा रही है। दे आर रिच इन अमाइनो एसिड और इसीलिए कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छी कराते हैं। तो ये हमारा ये तैयार हो चुका है। इसको जो है आप ये देखें, अब ये हमने, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, ना इसमें चिपचिपाहट है ना कुछ है, आप लगा के और इजीली एब्जॉर्ब है। मैं 4 दफ़ा मेकअप भी आराम से 4 दफ़ा स्किन पे लगा चुकी हूँ अभी तक चेक करने के लिए, ठीक है। कोई चिपचिपाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लगा कर सो जाइए। जितना आप दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, जब चूल्हे के आगे ना जा रही हूँ, बाहर ना जा रही हूँ। और सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, करेंगे 3 वीक्स में स्किन कोलेजन इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इट्स अ नॉर्मल साइंस। आपका कोई 2 दिन में, 3 दिन में, 6 दिन में, 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए कि फार्मूला क्रीम से जो आप स्किन खराब करते हैं वो 3rd लेयर तक के डैमेज हो चुकी होती है। 3rd लेयर से उसको ऊपर लेकर आना, कोलेजन इंडक्शन करवाना इज वेरी डिफिकल्ट। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर सो पावरफुल, और अंदर से ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। तो महीनों आपको करना पड़ेगा, हाँ, तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन 6 वीक्स में इट विल डू अ मिरेकल। आपको अपनी स्किन पे जो शाइन और वो जो आपको स्पाइडर वेन्स, प्रोमिनेंट वेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें आप खुद ही डिफरेंस देखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्किन की लेयरिंग होती है ना। जब लेयरिंग होती है तो आपको लगता है कि हाँ मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ है, और वो जो फाइन लाइंस आ जाती हैं उसमें तो आपको विद इन 2 वीक्स आपको डिफरेंस फील अच्छा, और दूसरी बात है, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ हम सब ने एज करना है, वी ऑल आर एजिंग एंड फाइन लाइन आर वेरी नॉर्मल। सो प्लीज़ 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 खुद को अपने इसके लिए तैयार भी करें, बस ग्रेसफुल आपको लगना चाहिए, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। सबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, सब आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपके तमाम मेहमानों को बेहतर से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मेरी हेयर थिनिंग हो रही है, यानी बाल बहुत पतले होता जा रहा है मेरा ना। कोई ऐसी चीज है जो दालों से जिससे मेरे बाल थोड़ा मोटा हो सके? क्योंकि मैं प्रोसीजर्स के साथ नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है। मेरी बहन, आप भी मेरी तरह स्टाइलिंग तो नहीं बहुत रोज करती, बताइए? पहले करती थी, लेकिन अब कुछ ऐसे से छोड़ ही दिया है। आपको जैसे मेरे, वैसे मेरे भी बाल हेयर थिनिंग की तरफ जा रहे हैं। आगा साहब क्या करें? आगा साहब बाल बड़े पतले हो रहे हैं, गंजी ना हो जाए। आगा साहब आपकी बेटी कुछ करें। जी बताइए। जी बताइए सबा। जी सबा बताइए। जी मैं ये पूछ रही थी कि जो क्या दालों से या कुछ ऐसे से हम शुगर पेशेंट की शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया आगा साहब। डॉक्टर ने पहले ही फरमाया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स दालों का बहुत कम है। अब शुगर के पेशेंट्स को जो भी आप फूड दे रहे हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे है, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए हेल्दी है। शुगर लेवल एकदम वो शूट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो डेफिनेटली तमाम चीज़ों को हम बालों के लिए भी इंशाल्लाह मेरी बारी आने दीजिए, कुछ बालों के लिए ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे तो बाल जो है जो अच्छे थे, रोज़ मेरे भी रोज़ स्टाइलिंग होती है। मुझे हर बंदा कहता है जी आप एक्सटेंशन भी लगा लें, लेकिन वो मुझे लगता है मेरे लिए एक्सटेंशन भी बनी हुई है, तो मैं अपने बाल में आना पसंद करती हूँ। तो अब क्या करें? अच्छा, इनका जो इशू है बेसिकली, आई थिंक शी इज़ डायबिटिक ऑल्सो, तो उसमें ये होता है कि आपकी अंदर से जैसे जैसे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है उससे आपकी बालों की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक तो ये कि गुड प्रोटीन लेना ज़रूरी है। पहले तो शुगर कंट्रोल कीजिए, जितना आप अच्छा शुगर कंट्रोल करेंगी उतना आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होगी। अब ये सारे क्या हैं, ये अच्छे प्रोटीन्स हैं ना, अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये आपके बालों के स्ट्रैंड्स को मोटा करेंगे, फॉलिकल को मोटा करेंगे। इनको मोटा करने के लिए पहले आपकी डायबिटीज़ शुड बी कंट्रोल्ड, उसके बाद आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है बहुत ही मॉडरेट वे में करना है और इसको टाइम देना है, ठीक है। 2 से 3 महीने लगते हैं अगर प्रोसीजर नहीं करवाना चाहती हैं, ठीक है। तो ये इससे जो है इनको फ़र्क पड़ना शुरू होगा।
एक रेमेडी मैं बता देती हूँ कि काली दाल ये लीजिए आप, सही है, इसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अंडे की सफ़ेदी के साथ मिक्स करके हफ्ते में 2 दफ़ा लगाइए। जड़ों से लेकर मसाज करना है नीचे तक के। इससे इनके फॉलिकल ओपन होंगे, क्योंकि इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके बालों के लिए बेहतरीन होते हैं। कितना आसान नुस्खा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ, हाँ, बहुत आसान है। काली दाल को भिगो दिया आपने, अंडा पूरा डालना है, इसकी जर्दी डालनी है, सिर्फ सफ़ेदी डालनी, सिर्फ सफेदी डालनी, ओनली सफ़ेदी, सिर्फ सफ़ेदी की प्रोटीन्स जानी चाहिए बस। ठीक है, आपने मसाज किया, तो लोग ज़्यादातर वो जर्दी डालते हैं बेसिकली। लेकिन देखिए ये बेसिकली डायबिटिक है ना, तो इनके पोर्स जो है वो ऑलरेडी बड़े पोरस हैं, यानी बहुत ही हल्के हुए हैं। अगर हम जर्दी डालेंगे तो उसमें लिपिड कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो वो आपके जाकर जो है और जो है ओपन करेंगे और बालों का गिरना स्टार्ट होगा। हमें क्या करना है, हमें वो फॉलिकल को भी मोटा करना है और जो है वो लिपिड कंटेंट भी ज़्यादा नहीं डालना। उसके अगर जर्दी शामिल करेंगे ना, तो वो वॉश करने का जो पसीना आएगा ना, और बाल यूँ हाथों में आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है काली दाल के साथ। हफ्ते में 2 दफ़ा करके देखें इनको खुद। जब ये वॉश करने के बाद शैम्पू करना, न्यूट्रल पीएच से शैम्पू करना है, बहुत ही लाइट शैम्पू। ठीक है, उसके बाद जब शैम्पू करेंगे इनको खुद डिफरेंस फील होगा। अच्छा, अभी इस वक्त मैं बता रही हूँ कि हमने मसूर की दाल के साथ वेट लॉस कैसे करना है। मसूर की दाल लेनी है, 1 चम्मच हमने ले ली, इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको जो है वो कवर करके रख देंगे। ठीक है, कवर करने के बाद सुबह जो है इसमें हमने शामिल करना है 1 चुटकी सोडा। सुबह इसको छान लिया इस पानी को और 1 चुटकी सोडा शामिल करके उस पानी को पी जाना है। वेट लॉस के लिए बेहतरीन। दाल भी नहीं निकालनी हमने इसमें, दाल नहीं निकालनी, बस आपने पानी जो है वो छान लेना है। अच्छा, बस पानी छान लेना, बस। उसके बाद जो है आपने बिल्कुल चुटकी भर सोडा शामिल करके सुबह निहार मुँह पी लेना है। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको पीसीओएस की वजह से, आपको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, कोई भी गायनी का इशू है, उसके लिए ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन है ये। ओके, और ये दाल कौन सी व्हिच इज रिलेटेड, मेटाबॉलिक कोई डिजीज नहीं कह रही मैं ना, सिर्फ एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू गायनी। ठीक है, आपको कोई भी इशू है, आपको जो है पीसीओएस का प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस है, या थिकनिंग हो जा रही है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, उसके लिए बेनिफिशियल है। आपके हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुंह का भी इस्तेमाल रोकना है, जंक फूड नहीं खाने। ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, गोश्त नहीं लेना। देन आपको खुद फील होगा कि आपने 6 हफ्ते में 2 से 3 केजी वजन कम कर लिया। और यही हेल्दी वे है, यही हेल्दी वे, आराम से। बिल्कुल, देखिए जो गायनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो हार्मोनल होते हैं। हार्मोनल बैलेंस टेक्स टाइम। ठीक है, आपको कम से कम 1 महीने से लेकर 6 महीने उस पर रहना होता है, तो फिर जाकर आपके हार्मोन बैलेंस होकर आपको वेट लॉस की तरफ लेकर जाते हैं। सही, ठीक है। हाँ। अच्छा, लास्ट में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल से एक टोनर, जो कि बेस्ट होगा ओपन पोर्स के लिए, एक्नी मार्क्स के लिए। ये फरमाइश होती है, जो मेरे पास जेंजी आती है ना, उनकी फरमाइश होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं हर दफ़ा शामिल करती हूँ। 1 चम्मच हमने मूंग की दाल ली, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी। इसको हमने पकाना नहीं है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी हो, ज़्यादा बेहतर है। मूंग की दाल फूल जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब फूल जाती है तो उसमें से अमाइनो एसिड रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टैबलेट सर दर्द की गोली। हो। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई की। 400 IU लिया है मैंने इसमें। तो ये टोनर बन गया फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। ठीक है, स्पेसिफिक है ये स्किन मार्क्स के लिए, जो आपके एक्नी मार्क्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, पसीना बहुत आता है चेहरे पे। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, इसको बॉटल में बना के रख सकते हैं। बॉटल में बनाकर आप रख दीजिए। आप अगर ऐसे ये आराम से 7 डेज के बाद देखें नया प्रिपेयर करें। हाँ। ठीक है, आपको इफेक्ट, लेकिन इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने टेबल पे रखें आराम से, और जितनी दफ़ा स्प्रे कर सकते हैं करें आप। पोर्स बंद होंगे आपके, मिनिमाइज हो जाते हैं, पोर्स मिनिमाइज होते हैं। पीएच जो होता है ना, वो आपका एसिडिक से नॉर्मल पीएच पे आ जाता है। जब नॉर्मल पीएच पे आएगा आपके पोर्स खुद ब खुद मिनिमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए जी, मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आगा साहब होंगे किचन काउंटर में, और कहीं में जाएगा क्योंकि आगा साहब से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं किचन काउंटर में। आगा साहब, सबसे पहले तो मुझे आप भी ये बताना कि आपकी नज़र में कौन सी दाल ओवररेटेड है और कौन सी दाल अंडररेटेड है? अंडररेटेड माश की दाल। बिल्कुल, मेरा भी यही जवाब है। और जितना उसके फ़ायदे हैं उसको हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे जहन में एक शुबा है क्योंकि माश की दाल बहुत बादी होती है, नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम अगर पूरी अपनी बर सग़ीर का जायज़ा लें तो मुख्तलिफ़ लोग माश की दाल को मुख्तलिफ़ अंदाज में पकाते हैं। कुछ लोग, यानी अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के ज़्यादातर इलाक़ों में जो माश की दाल बनती है उसके साथ उसका एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिससे माश की दाल बेहतर हो जाती है, और वो है हल्दी। आपको पूरे पंजाब में माश की दाल अगर मिलेगी तो पीली मिलेगी। माश की दाल तो सफ़ेद होती है, वो पीली इसलिए होती है कि उसमें हल्दी डाली जाती है। इसी तरह जो अपर पंजाब है या उस साइड का पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब है, उसके अंदर जो माश की दाल बनती है वो लोग बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब मैं अदरक का नाम लेता हूँ, 5000 साल पुरानी तारीख़ की बात करता हूँ, हमारे अपने घरों की डिशों की बात करता हूँ, तो अदरक लहसुन के बगैर हमारे यहाँ 90% खाने नहीं बनते। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, लेकिन हम एक गलती करते हैं। बात यह है कि अदरक जो है ये है जिंजर। जिंजरीन का एक छोटा सा इनका इंग्रेडिएंट है, वो है जिंजरीन। जिंजरीन बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, बेहतरीन हमारे जिस्म की बहुत सारे मसाइल का इलाज है। अब जिंजरीन हमारे पास घर में मौजूद है, हमने करना क्या है? हमने एलिसन लेना है, लहसुन। इसके अंदर एलिसन है। एलिसन की खूबी यह है कि वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, वो जिस्म से बलगम को भी निकालता है, हत्ता के पुराने नज़रे का इलाज है, हमारे हज़म के निज़ाम को एंटीसेप्टिक जो हवाले हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इस एलिसन को हम इस जिंजरीन के साथ मिलाकर दोनों को न्यूट्रल कर देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, अपनी आसानी के लिए फ्रीज़र में रख लेते हैं, जब ज़रूरत होती है खुरच के निकालते हैं। आप ये तय कर लीजिए कि आपने ज़िंदगी की बेहतरीन जो 2 दवाएं हैं उनको अपने हाथ से 1 मिनट की मेहनत के पीछे ज़ाय कर दिया। तो मेरा पहला पैगाम जो है आज ये है कि अदरक और लहसुन को प्लीज़ 1 मिनट दीजिए, लेकिन फ्रेश चॉप करके डालिए, अपने खानों की खूबी को बढ़ा लीजिए, आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। बात करते हैं माश की दाल की, अंडररेटेड। माश की दाल में प्रोटीन है, सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर पेस्ट करने की सलाहियत है। अब जिन लोगों को पेट के अमराज हैं, तमाम लोग पहला मशवरा देंगे माश की दाल मत खाना। हालांकि माश की दाल ही को खाने से पेट के मसाइल कम हो सकते हैं। इसको हमने कैसे न्यूट्रल करना है ये एक अलग बात है। पहली बात जो डॉक्टर साहब ने फरमाई थी वो ये कि जितनी भी दालें हैं उन तमाम दालों को एक मरतबा कम से कम उसका पानी फेंक दीजिए, दूसरे पानी में पकाइए। मैं ये कहता हूँ कि तीसरे पानी में पकाइए, दूसरे 2 पानी में फेंक दीजिए। उससे क्या होगा, इसके ऊपर जो केमिकल लगा हुआ है वह केमिकल निकल जाएगा और तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर मैं इसको थोड़ी बात को आगे बढ़ाऊँ तो एक बात और अर्ज़ करूँगा, 3 पानियों से आप दाल धोएं, हाँ 3 पानियों से आप सब्जियाँ धोएं। पहले पानी में आप 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें, दूसरे पानी में 1 चम्मच आप सिरका डाल दें, और तीसरा पानी साफ़ हो। 3 पानियों से धोने के बाद अगर आप सब्ज़ी भी पकाएंगे, दालें भी पकाएंगे तो उसका असर बेहतर हो जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ ऊपर जो स्प्रे केमिकल करने वाली हमारी जो सनत है वो बड़ी तरक्की कर रही है। नो वंडर आगा साहब, ये जो कैंसर हमारे फैल रहा है क्योंकि कोई चीज़ खालिस ही नहीं है, हर चीज़ पे तो केमिकल मिला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को अब ठीक करना है। हमारा काम यह है कि हम आपको बेहतर इल्म दे दें कि ये कर लीजिए, इससे बेहतर हो जाएगा। फिर जब माश की दाल पकाएं तो इसके अंदर अदरक डेफिनेटली ज़्यादा हो, लहसुन का बघार माश की दाल के साथ बेहतरीन लगता है। अगर आप इसको हज़म करने के लिए, उसका रंग पीला करने के लिए हल्दी डाल दें तो ये हल्दी इसके साथ डाली जा सकती है और माश की दाल बेहतरीन खूबियों के साथ आपके पास मौजूद होगी। बहुत सारे लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि 2 बीन्स को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। जी, मिक्स कर लो, दाल बनाते भी वैसे है। ठीक, तो माश की दाल अगर आप रोटी से खा रहे हैं तो आप मिक्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो माश की दाल खाते हैं और चमचे से खाते हैं, और वो लोग जो हैं वो शायद खालिस ग़िज़ा खा रहे होते हैं। अगर वो इन तमाम चीज़ों पर अमल कर लें तो फिर डेफिनेटली वो तमाम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, और स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं।
ओके। अगर डायबिटीज़ के लोग इस तरह माश की दाल का इस्तेमाल कर लें तो डेफिनेटली, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका बहुत कम है, शूट नहीं करती ब्लड शुगर को, तो फिर ज़्यादा बेहतर बात यह है कि आप ये खाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, आपका ब्लड शुगर शूट नहीं करेगा। ओके। आगा साहब, कुछ लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है जैसे चने की दाल खाने से या माश की दाल खाने से, ये काफ़ी होता है और वाकई होता है उनको, तो उसकी कोई वो बताएं रेमेडी के? मैंने ये अर्ज़ की थी कि माश की दाल पकानी हो तो अदरक की मिकदार बहुत ज़्यादा कर दीजिए। अदरक में ये खूबी है कि वो बेहतर कर देगी इसको, इसकी जो सलाहियत है गैसेस पैदा करने की, उसको कम करने के लिए जो हल्दी का इस्तेमाल है वो कंपैरेटिवली उसकी हजम के निज़ाम को बेहतर कर और रात को ना खाई जाए। हाँ, रात को मतलब कि अगर आप सो रहे हैं, सोने से पहले खा के फिर थोड़ा सोने से पहले तो कुछ भी ना खाएं, लेकिन हाँ 3-4 घंटे तो खा सकते हैं। बहुत सारे पुराने हकीम हैं वो ये कहते थे कि दोपहर में दही खाने वाले मरते क्यों हैं, रात को दही खाने वाले जिंदा कैसे रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। सही, ठीक है। दूसरी दाल चने की दाल है। चने की दाल के बारे में हम आज जिक्र करते रहे। प्रोटीन से भरपूर। अब हमने बात की अंडा, दही और बेसन। अगर आप मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ों की दरख्वास्त मुझे करनी है। वो ये कि लोगों ने तय कर लिया, पता नहीं क्यों, कि जी गंदम फुल ऑफ शुगर। जब मैं जाकर तहकीक करता हूँ तो मुझे लगता है कि 100 ग्राम आटे में सिर्फ 2 ग्राम शुगर है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर कार्ब्स बहुत हैं। 72 उसका कैलोरी लेवल है गंदम का। जो लोग खिलाते हैं मल्टीग्रेन के नाम पर, कितनी है कार्ब्स? 69। चने में कितनी कार्ब्स है? 64। यानी ये कार्ब्स का जो, अगर आप ये मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं और एक मरतबा उसके कार्ब्स को कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बहुत ज़्यादा हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यही हाल शक्कर और गुड़ और चीनी का है। लोग कहते हैं चीनी बिल्कुल नहीं, गुड़ पे आ जाओ। भाई दोनों का ओरिजिन एक है, दोनों गन्ने से बनती हैं, दोनों के अंदर केमिकल है। प्रिजर्वेटिव के बगैर गुड़ भी नहीं बनता, प्रिजर्वेटिव के बगैर चीनी भी नहीं बनती। चीनी में केमिकल ज़्यादा है, गुड़ में केमिकल कम है। और अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो उतना ही है ना खुद जनाब, 385 और 372 में जितना फर्क है उतना ही गुड़ और चीनी में है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अच्छा, जो आपने बात की ना आगा साहब, मैंने पिछले दिनों 1 मील डाइट की और उसमें मैंने ना शुगर छोड़ दी। जब मैंने बिल्कुल हर लिहाज से शुगर छोड़ दी तो लोग मुझे कहते थे, क्योंकि मैं रात में जब खाना खाती थी तो मुझे रोटी भी चाहिए थी, मुझे चावल भी चाहिए, मतलब जो घर में बना होता था। तो लोग मुझे कहते थे, लो अब तुम रोटी खा रही हो तो रोटी में भी तो शुगर है। लेकिन जब आपने बात की तो उसमें तो वो उतना नहीं है, मतलब वो क्या ना आटे में नमक के बराबर वाली बात होगी। हाँ, तो मतलब उसको पढ़ लीजिए एक मतलब, हाँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली हाँ, सब इशू जो आता है ना, वो जो रिफाइन आटा खा रहे हैं ना लोग, मेजॉरिटी जो है वो रिफाइन आटा खाते हैं, वो मसला है। गंदम मसला नहीं है, गंदम अगर होल ग्रेन है। डॉक्टर साहब असल में ना गंदम हमारा जो है ना वो टेडलेटली वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता। हमारे अपनी ज़मीनों पर जब कभी गंदम आती थी, हम जब खाते थे बहन भाई हमारी तबीयत ऑफ हो जाती थी, मेडिकल मतलब मैदा हमारा ख़राब हो जाता था, क्योंकि हमें इतनी आदत होगी मिलावट वाले की, हमें मैदे वाले आटे की आदत। अच्छा, खमीरी रोटी सबसे अच्छी होती है, जो खमीर से बनती है ना, फॉर्मेटेड रोटी। फर्मेंटेशन से उसमें जो B12 जो है ना वो और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनहांस हो जाते हैं। बेसिकली रिफाइन आटा मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि उसकी आप उसको लिंक कर दें ओबेसिटी से, डायबिटीज से, फैटी लिवर से, पेट की बीमारियों से, कैंसर से। मतलब लोगों को अंदाजा नहीं है। लेकिन मुझे ना मल्टीग्रेन आटा मैं कहती हूँ ना खाएं, एक आटा आप लेके खाएं। ये जो मल्टीग्रेन करते हैं उससे भी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। मेरे ख्याल से कि जो लोग गंदम को बहुत बुरा बोल रहे होते हैं उनको ये करना चाहिए कि जी आप रिफाइंड आटा ना लें, मोटा आटा खा लें, ये कह देना, फिर क्या वाला जिसको कहते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया था कि इसकी गैसेस को कैसे कम करें माश की दाल को, तो मैंने एहतियातन हींग मंगवा ली थी। असॉफेटिडा हींग कमाल दवा है, इसको फारसी दवा में हेल्टीत कहते हैं, इंग्लिश में असॉफेटिडा, और हमारे यहाँ आमतौर पर हींग। इसको बंद करके जानबूझ के रखा है इसलिए कि अगर इसको खोल के रखा जाए तो पूरे सेट में इसकी स्मेल फैल जाएगी। मैंने ना सुना आगा साहब कि जैसे अगर बच्चे को नज़ला जुकाम खांसी भी हो जाए बच्चे को, तो कहते हैं जी हींग किसी कपड़े में लपेट के उसको गले में पहना दो, उसको पाँव में पहना दो, तो कि ये किसी भी वबा में, किसी भी वबा में आजकल सिल्वर जर्मन खसरा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है।
अगर ये जिस तरह आप फरमा रही हैं तावीज़ बना करके गले में डाल दें तो इसकी स्मेल से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने बात छेड़ दी, एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि वो लोग बच्चे जिनको खसरा निकल रही है, अगर आप कोई दवा देकर एंटीबायोटिक देकर उसको दबा रहे हैं तो आप बुरा कर रहे हैं। आप शिंगल की बुनियाद बच्चे को दे रहे हैं, ज़िंदगी में शिंगल ज़रूर होगा। और शिंगल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिंगल की बेसिक कॉज यही है कि जब उसको खसरा निकल रही थी हमने निकलने नहीं दी थी। तो मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों के इलाज को शुरू करने के लिए कम से कम 3 दिन इंतज़ार कीजिए। 3 दिन ऐसी दवा पे रखिए कि उनका बुखार शूट ना करे, उन्हें सुकून के साथ रखिए। 3 दिन बाद जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो नज़र आ जाएगी और डॉक्टर को आसानी होगी कि उसका इलाज सही तौर पर कर सके। अगर मलमल के लाल कपड़े पहना देना तो जल्दी निकल आते हैं कि उसकी वजह से कहते हैं कि जैसे हो जाए ना तो मलमल के लाल कपड़े, और सूरह रहमान का कहते हैं कि नीला धागा गले में पहना दे। मैंने भी अपने बच्चों के साथ किया था, सब करें। हाँ, लाल रंग की बड़ी खूबियाँ भी अभी डॉक्टर साहब ने भी बताई थी लाइकोपेन के हवाले से कि लाल रंग बहुत अच्छा होता है। बस मुझे एक और दरख्वास्त करनी है, वो ये कि ज़रा इंतज़ार करें आजकल तरबूज खाने में, इसी के तरबूज में वो रंग के और जो टीके लग रहे हैं, इंजेक्शन बहुत लग रहे हैं, तो वो बेचारे इंजेक्शन ज़्यादा हैं, उसका ज़रा ख्याल कर लें। डॉक्टर साहब ने बात तो बिल्कुल लाल रंग वाली बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन उसकी एहतियात भी कर लीजिए। बिल्कुल भाई। खैर, तो ये हींग की बात है। तो कड़ी पकौड़ा खाने को दिल करा आज की शो की डिस्कशन के बाद, दाल चावल भी खाने को दिल कर रहा है, और अब तरबूज की बात करती तो शायद भूख लगी, सब तरबूज खाने को भी दिल कर रहा है। तरबूज नहीं खाने, नहीं खाने 15 दिन तक नहीं खाने। 15 दिन के बाद जब नेचुरल आ जाएं और जहाँ जो गोल वाले होते हैं, जो पंजाब से आते हैं, वो कहते हैं जो गोल वाले ज़्यादा बेहतर है, गोल वाले तरबूज। गोल वाले सही है। हाँ, अच्छा, अब हम बात आपने देखा आगा साहब मैं समझदार होती जा रही हूँ, मुझे भी चीज़ें पता चल गई हैं आप लोगों से रह रहे के। थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर साहब ने बात की थी कुल्थी की दाल की। ये मैं कुल्थी की दाल चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी बात और कर ली जाए। कुल्थी की दाल बेहतरीन डायरेटिक है। डायरेटिक का मतलब ये है कि ये आपके गुर्दे से पथरी को निकाल सकती है। इसको एनहांस करने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल इसके अंदर ऐड कर लीजिए, भुट्टे के बाल और खरबूजे के बीज। इन दोनों को अगर इसके साथ उबाल कर पानी बनाकर अगर पिएं तो डेफिनेटली उनके गुर्दे में मसाइल कम होंगे। जिन लोगों को छोटी मोटी पथरियाँ बनती हैं उन लोगों को डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो लोग जिन्हें बार बार पथरियाँ बनती हैं और निकलती हैं, दोबारा बन जाती हैं, लगता है फैक्ट्री बनी हुई है, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने इलाज से पहले एक टेस्ट ज़रूर करवाएं। दैट इज़ PTH, पैराथायराइड हार्मोन। अगर आपने पैराथायराइड हार्मोन करवा लिया और ये ज़्यादा है तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट का बेहतर हो जाएगा। ये टेस्ट इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। और इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।